नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। इस समय सदर चौकी में मौजूद है, जहां पर आप देख लीजिए कि ये दो छोटे छोटे बच्चे और उनकी जो मां है वो आप देख सकते हैं। और इनका कहना है, इनका आरोप लगा रहे हैं जैसे कि इनके पति और इनके ससुराल वाले पिछले 5 साल से इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है पिछले 5 साल से, क्योंकि बार बार जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें दहेज की मांग भी करते हैं और साथ में इनके साथ मारपीट भी होती है। और यहाँ पर और भी कई अन्य आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो इन्हें कानून में कोई भी इस समय कोई विश्वास रह गया है, क्योंकि इन्होंने कंप्लेंट भी काफ़ी समय से करवा रखी है और कोर्ट में मामला भी गया हुआ है, लेकिन इन्हें अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। और फिलहाल इनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला है। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम पायल कपूर है। मैं अम्बाला में 5 साल पहले मेरी अम्बाला में शादी हुई थी। उस शादी से मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, जैसा कि आप देख रहे हैं। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे सास ससुर मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर देते हैं। 2 महीने बाद मेरी सास मुझे डॉक्टरों पे लेकर जाती है और ये कहती है कि तू हमें बच्चा नहीं दे रही, तू पत्थर है, हम तेरा अपने लड़के से तलाक करवा देंगे और उसकी दूसरी शादी कर देंगे। डॉक्टरों के पास मुझे ले जाया जाता है, डॉक्टर दवाई देने से मना कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं हम 6 महीने साल बाद ही दवाई का कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं शादी के बाद। इतनी जल्दी आप बच्चे के लिए की दवाई नहीं खिला सकते लड़की को। उसके बाद मैं घर आती हूँ तो मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, छोटी छोटी बातों पे लेकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। मैं जब अपने पति को ये बात बताती हूँ तो मेरे पति ये कहते हैं कि हमारी शादी मेरी मदर की मर्जी से नहीं हुई है। मेरी मदर कोई और शादी करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ से उन्हें कार मिलनी थी दहेज में। आपके फादर ने दहेज में कार नहीं दी तो उनकी कार की डिमांड है, आप उन्हें 5 लाख रुपए ला कर दे दो, मैं वो 5 लाख रुपए उन्हें दे दूँगा, उनका मुँह बंद हो जाएगा। मैं 3 महीने बाद अपने घर आती हूँ। आपके पति ने आपसे कहा? हाँ जी, मेरे पति ने मुझसे कहा। मैं 3 महीने बाद घर आती हूँ, अपने फादर से ये अपील करती हूँ कि पापा मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मेरी सास मुझे बहुत परेशान कर रही है, छोटी छोटी बातों पे मेरे सास ससुर मुझे तंग करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। आप किसी तरह पैसे दे दो, उनका मुँह बंद हो जाएगा। मेरे फादर मेरी बात सुन के लड़की का घर बसा रहे, 3 लाख रुपये मुझे देकर मुझे अपने आदमी के साथ भेज देते हैं। मेरा पति 3 लाख रुपये लेकर मेरी सास के हाथ में रखता है और उनको चुप करवा देता है। उसके 1 महीने बाद मेरे ससुर जी मेरे साथ बहुत ही घटिया शर्मनाक हरकत करते हैं, मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जब ये वहाँ से भाग जाती हूँ और FIR करवाने जाती हूँ तो मेरे पति मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि तू FIR वापस ले ले, हम घर में ही मामला सुलझा लेंगे पंचायत बिठा के, और उनको समझा देंगे कि आज के बाद ये हरकत नहीं होगी आपके साथ। उसके बाद मेरे घर से करनाल से 15-20 जने आते हैं मेरे परिवार के, मेरी बुआ और मेरी बहन, मेरा जीजा, सब इकट्ठे होते हैं। उनकी भी पंचायत के 15-20 लोग इकट्ठे होते हैं और मेरे ससुर जी को समझाया जाता है कि आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करनी, और ये आश्वासन दिया जाता है कि लड़की को तंग भी नहीं करना, प्यार से रखा जाए ताकि उसका घर बसा रहे। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और आपने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके 6 महीने बाद मेरे पति के फूफा जी रहते हैं, जो कि कालका में रहते हैं। कालका में मेरे फूफा जी जब उनके एक्सपायर होते हैं तो उनकी चेन्नई से ताबूत में जब लाश आती है, डेड बॉडी आती है, उस डेड बॉडी में उनकी जेब में से 2 फ़ोन गिरते हैं, एक एप्पल का एक ओप्पो का। मेरे पति वो दोनों फ़ोन चुरा कर यहाँ पर घर आकर मुझे गिफ्ट दे देते हैं, एप्पल का फ़ोन, और ये बोलते हैं कि ये तेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ये आप अपना बर्थडे प्रेजेंट रख लो। एप्पल का फ़ोन जब मैं उसमें सिम चलाती हूँ तो थोड़े टाइम बाद वो नंबर ट्रेस हो जाता है और हमारे घर पर पुलिस आती है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद मेरे जो पति हैं वो अपनी बुआ के लड़के को फ़ोन करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती हूँ अब पुलिस वालों के आगे कि मेरे पति से ना समझी में ये काम हुआ है, आप प्लीज़ अपनी हम उनसे कंप्लेंट वापस करवा देते हैं बुआ जी से, आप प्लीज़ उन्हें अरेस्ट करके मत लेकर जाइए। हम बुआ जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं बुआ जी राजन से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपके दोनों फ़ोन वापस कर दूँगी, आप प्लीज़ उन्हें अरेस्ट मत कीजिए। मेरी अभी शादी को 6 महीने हुए हैं और मेरे पति जेल चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। मैं कंप्लेंट वापस करवा देती हूँ। उसके 6 महीने बाद मैं अपने घर आती हूँ और एक दिन क्या होता है, मेरे पति का फ़ोन आता है कि मैं तेरा सारा सोना लॉकर में रखने जा रहा हूँ। तो मैं उसे बोलती हूँ इतना कौन सा सोना है जो आप मेरा लॉकर में रख कर आ रहे हो। तो मेरा पति ये बोलता है कि तुम्हारी जो मेरी मम्मी है, मेरी जो सास है, उन्होंने शादी से पहले 20 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा दिया था हमारे डैडी के ऊपर, और वो 20 लाख रुपए ताया जी ने और डैडी ने प्लाट बेच कर उतारा था कर्जा। वो किसी औरत के साथ मिलकर कमेटियाँ खा गई थी, सोना खा गई थी और 20 लाख रुपये भी खा
खा गई थी। तो ये ना हो तेरा भी सोना सारा बेच दें, इसलिए मैं वो लॉकर में रखने जा रहा हूँ। तो उस समय मैं चुप कर जाती हूँ क्योंकि मैं करनाल में होती हूँ अपनी मदर के घर पे। जब मैं 2 दिन बाद अपने घर जाती हूँ, मैं अपने पति को बोलती हूँ कि मुझे लॉकर में सोना दिखाओ, आपने कहाँ रखा है। तो मेरे पति ये कहते हैं कि मैं तुझे 2 दिन बाद लेकर जाऊँगा। मेरी ननद सुगंधा वर्मा उस समय वहीं आई होती है। मैं उससे सारी बात बताती हूँ कि मेरा पति ऐसे ऐसे बोल रहा है। मेरा पति रोने लग जाता है, मेरे आगे हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि वो सोना सारा मैं जुए में हार गया हूँ और 4 लाख रुपया भी हार गया हूँ। ये बात को यहीं दबा दो वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा और मैं सारा सोना आपका दोबारा बनवा कर दूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बात को वहीं ख़त्म कर देती हूँ। मैं अपने ससुराल वालों को भी बात बताती हूँ लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो बात वहीं ख़त्म होती है। उसके 3 महीने बाद, एक साल बाद जब मेरी बेटी का जन्म होता है, तो मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की होती है और मुझ इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने ससुर जी को बोलती हूँ कि उसे उस गाय का दूध लगवा दो। भैंस का दूध मेरी बेटी को नहीं पच रहा। डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, डॉक्टर्स ने बोला उसे भैंस के दूध की जगह गाय का दूध पिलाया जाए छोटे बच्चे को। तो मेरे ससुर जी मेरा हाथ मरोड़ते हैं, मेरे मुँह पर गिलास देकर मारते हैं और ये बोलते हैं कि तू अपनी सास को सिखाएगी जिसने 4-4 बच्चे पाले हैं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। और मेरी छोटी सी बच्ची को बेड पे फेंक कर उसे मारा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है मेरे मुंह पर और ये कहा जाता है इसे ले जा अपने घर जा, तेरी माँ बहन तेरे सारे पालेंगे इसे मिलकर और वहीं पर रहियो अपनी माँ के पास ही हम, और या फिर इसे जहर देकर खुद भी मर जाइयो। मैं आ जाती हूँ अपने घर, मेरे फादर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उन्हें मेरी मदर रोहतक ले जाती है PGI मेडिकल में। मेरी मदर बहुत रोती हैं, मेरी मदर कहती हैं कि आप इसे लेकर वापस चले जाओ बेटा, घर बसा लो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पापा भी अब बीमारी में ऐसी हालत में आ गए हैं, हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तुम अपने घर जाओ। मेरे नंदोई आते हैं, मेरी नंदे आती हैं, मुझे ले जाती हैं। 10 दिन बाद मेरी मदर का फ़ोन आता है कि आपके फादर कोमा में चले गए हैं, आप आ जाओ, वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। तो मेरे ससुर जी मुझे ये कहते हैं कि कोमा में आदमी मर चुका होता है, मरा हुआ कोमा वाला आदमी क्या आपको मिलेगा, क्या आपको पहचानेगा, हम आपको नहीं भेजेंगे। मेरे को नहीं जाने दिया जाता, मेरे फादर से नहीं मिलने दिया जाता। अगले दिन 4 बजे मेरी मदर का रो रो के फ़ोन आता है कि आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं, आप आ जाओ यहाँ पर, अपने फादर की डेड बॉडी हम लेकर करनाल पहुँच रहे हैं। तो मेरी सास और मेरे ससुर, पहले मेरा पति गाली गलौज करता है, फिर मेरी सास कहती है कि अब हम नाश्ता करेंगे पहले आराम से, फिर हम 1 बजे निकलेंगे नाश्ता करके, तेरे को संस्कार के टाइम हम वहाँ पहुँचा देंगे। इस तरह से मुझे कहकर 1 बजे संस्कार के टाइम लेकर आया जाता है। उसके बाद ये मुझे संस्कार के बाद घर वापस ले जाते हैं। फिर उनको पता चलता है इसके फादर चले गए हैं, अब इसकी तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला हमें, तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर कि कभी हमें, फिर 2 महीने बाद मुझे कहते हैं हमें बेटा पैदा करके दे, अब हमें लड़की तो तूने कर दी, अब हमें लड़का भी ला कर दे। सारा समाज कहता है कि लड़की हो गई है, लड़के की डिमांड भी है। अब मेरे ससुर जी मुझे वैद्य वगैरह पे लेके जाते हैं, लड़के होने की दवाइयाँ मुझे खिलाई जाती हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी, बड़े ऑपरेशन से आपका बच्चा हुआ है, इतनी जल्दी बच्चा मत कंसीव कीजिए, आपकी उम्र बहुत छोटी है अभी। लेकिन मेरे ससुर जी, सास भी अटकी रहती है कि नहीं, मेरे पति भी बोलते हैं इनका मुँह बंद हो जाएगा, ये तुझे परेशान करना छोड़ देंगे अगर इनका बेटा भी हमने दे दिया तो। उसके बाद मेरा बेटा भी ज़बरदस्ती करवाया जाता है। फिर एक दिन इस बीच मेरी ननद आई होती है, जब मैं अपनी ननद को, छोटी वाली ननद को सारी आप बीती अपनी बताती हूँ कि दीदी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, आपके मम्मी डैडी पहले कभी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं, राजन मेरे से मार पिटाई करता है, मुझ पर हाथ उठाता है, आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, उन्हें समझाइए। तो मेरी ननद उल्टा मुझे ही ज़ोर से थप्पड़ मारती है मेरे मुंह पर और मुझे धक्का देकर कहती है कि मेरे मदर फादर ऐसे नहीं है, तू ही गंदी है, तू ही उनके साथ ज़बान लड़ाती है, तू ही उनसे उल्टी बात करती है, तू ही उनसे लड़ाई करती है, तू अपने बच्चे को लेके यहाँ से जा और हमें तो तेरे जैसी को अपने घर पर नहीं रखना, हम राजन की दूसरी शादी करवाएंगे। मैं चुप हो जाती हूँ। मैं अपने पति को जब ये बात बताती हूँ तो मेरा पति भी आगे से मुझे थप्पड़ लगाकर ये बोलता है कि तूने उसको क्यों सारी बात बताई, तूने सारी बात उससे क्यों करी। ये बात फिर ख़त्म हो जाती है। फिर मेरा लड़का भी पैदा करवाया जाता है। मेरा लड़का होने के बाद मेरी मदर और सारे रिश्तेदार थोड़ा बहुत सामान देकर जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत चोले का जो सामान देकर जाते हैं। अगले दिन मेरी मदर के जाने के बाद मेरी दोनों नंदे कुरुक्षेत्र वाली मेरी बुरी तरह मजाक उड़ाती हैं उस सामान का, और मेरे मुंह पर मेरी सास वो सामान देकर मारती है और कहती है ये चोले में तेरी माँ ने ये सामान दिया है, हम रिश्तेदारी में क्या दिखाएंगे, हमारी नाक कटवा दी तेरे घर वालों ने, हम अब अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ से निकल जा, या तो जहर खा ले, इनको भी जहर दे के मार दे, और अगर तू हमारे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट करेगी तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं तेरे खिलाफ़ ही पर्चा दर्ज करवा दूँगी, तू कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी।
मैं चुप करके बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता उस समय मैं कहाँ लेकर जाऊँ दोनों बच्चे को। मैं मदर को फ़ोन करती हूँ, मेरी मदर रोती है, कहती है बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं 5 बार आई हूँ, 5 बार मैंने पंचायत बिठाई है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अब बेटा जैसे तैसे आपको वहाँ रहना पड़ेगा। मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। फिर छोटी छोटी बातों पर मुझे मारा पीटा जाता है, कमरों में बंद किया जाता है मुझे। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ किस तरह से मुझे मारा जाता है, किस तरह से मुझे कमरों में बंद करते हैं मेरे 2-2 बच्चों के साथ। मेरे से फ़ोन लिए जाते हैं ताकि मैं कोई कंप्लेंट भी लॉन्च ना करवा पाऊँ। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद कमरे से निकाल के समझा बुझा के, ये देखिए मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स है मार पिटाई की, किस तरह से मुझे मारते हैं। ये आपके गाल पर चोट लगी हुई है? मेरे पति ने मुझे बाल पकड़ के और मेरी सास ने मुझे चप्पलों से मारती है, मुझे दीवार में धक्का देकर दिया और थप्पड़ मारे हैं मेरे मुंह पर ज़ोर ज़ोर से। तो आप देख सकते हैं, जो भी लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं वो ध्यान से इस खबर को देखें, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर अब बेटी की शादी करें तो कैसे करें और कितना जो है सही तरीके से रिश्ता देखकर करें। क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे जो है चोट के निशान भी वो दिखा रही हैं और आगे जानकारी लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मुझे इसी तरह छोटी छोटी बातों पे बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिलती। मैं रोती हूँ, चुप होती हूँ, 2 दिन बाद मुझे समझाया बुझाया जाता है और चुप वहीं पे स्टॉप करवा दिया जाता है। लेकिन अब 16 मई को जब मेरे पति और मेरी सास द्वारा, मेरी सास ये कहती है कि तेरे पति का काम ख़त्म हो रहा है करियाने का, दिन पे दिन अपनी माँ से या तो कुछ नया काम बनवा कर दे या कुछ मदद लेकर आ अपने पति के लिए, नहीं तो तू अपने दोनों बच्चे लेके इस घर से निकल जा, हम इस घर में तुझे नहीं रखेंगे। जब मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि मम्मी मैं कहाँ जाऊँगी अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, मेरे पापा भी सिर पे नहीं है, मेरी मदर मेरे को नहीं रखेंगी, मैं कहीं की नहीं रहूँगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। तो वो मुझे थप्पड़ मारती है ज़ोर से और मेरे पति को फ़ोन करके कहती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं कि ये हमसे जुबान लड़ा रही है, तू घर पे आ जल्दी, और इसने हमसे बदतमीजी करी है। वो घर पर आता है, दुकान से आकर मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर देता है। मेरी सास मेरा गला दबाती है, मेरा हस्बैंड मेरे प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाल कर मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करता है और फिर मेरी टैक्सी करवाता है, मेरा सारा सामान पैक करता है और ये कहता है कि तेरे दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा, या तो अपने बच्चे तेरी माँ पालेगी, नहीं तो अपनी माँ से कुछ खर्चा पानी लेकर इस घर में बढ़ी हो या जहर खाकर मर जाइयो। अब 16 मई से मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। रह रही हैं अभी फिलहाल? माँ के पास मैं रह रही हूँ। मेरी माँ बेचारी हार्ट पेशेंट हो चुकी हैं, बीपी उनको रहने लग गया है, डायबिटीज़ उनको हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो गई है। भाई मेरा जोमेटो में नौकरी करता है, एक ही भाई है मेरा, मेरी बड़ी बहन, हाँ जी छोटा भाई है। मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहती है, उसने मेरा दोनों बच्चों का खर्चा उठाया हुआ है 6 महीने से, और मेरे को कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा, ना प्रशासन की तरफ से ना पुलिस वालों की तरफ से। एफआईआर वगैरह करवाई? मेरे पास सब कॉपीज है, मैं एसपी के सामने भी पेश हुई हूँ। तो इस मामले की एफआईआर आप करवा? हाँ जी, मेरे पास सब एसपी के पास पेश हुई भी एफआईआर है। 9 अगस्त को मैंने राजकुमार जी है उनके पास भी एफआईआर करवाई थी। 16 मई को मैंने परवीन लता मैडम, संतोष मैडम के पास भी बयान दर्ज दिए थे। उसके बाद 12 अगस्त को मैंने एसपी साहब के सामने भी बयान दिया था। अब 4 तारीख को मैंने डीएसपी साहब के सामने भी बयान दिया है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। तो आपकी जो आपने एफआईआर करवाई है उस पर कोई कार्रवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक मेरे को कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। मुझे यही बोला जा रहा है कि चार्जशीट तैयार हो रही है, जिस दिन चार्जशीट बनकर आ जाएगी आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, आपका मुकदमा कोर्ट में दर्ज कर दिया जाएगा, तब तक आप चुप करके बैठे रहो। वो मुझे फ़ोन कर करके धमकियाँ दिलवा रहे हैं। एफआईआर हुए कितना समय हो चुका है? 16 मई की एफआईआर है। 16 मई से? हाँ जी, 6 महीने हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इस पे नतीजा नहीं निकला है। और मेरी सबसे यही अपील है कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे लिए आगे से आगे आकर समाज सेवी हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरे को इंसाफ दिलवाइए, क्योंकि उसके घर वालों की तरफ से मुझे 5 लाख रुपए की डिमांड कहकर बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि 5 लाख रुपए ले लो और केस रफा दफा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार समेत जान से मार देंगे। और अभी आप फिलहाल क्या चाहती हैं? उन्हें सज़ा दिलवाना चाहती हैं जिस तरीके से आपसे प्रताड़ित किया है, आप अब क्या चाहती हैं आगे? मैं उन पूरे परिवार को ऐसी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ ताकि समाज की आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए, किसी की बहू बेटी के साथ ये नाइंसाफ़ी ना की जाए। अगर आज उनके साथ कोई इंसाफ मेरे साथ नहीं होता, उनको सज़ा नहीं मिलती, तो आगे 10 उदाहरण ऐसे खड़े हो जाएंगे।
मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आ चुकी हूँ। अगर मुझे आज़ादी चाहिए होती तो शायद मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चे ना लेकर आती, मैं उस आदमी को ही अपने 2 बच्चे देकर आती और अपनी आज़ादी चुन लेती। आप उसका स्टेटस चेक कीजिए, गोलू कपूर उसकी आईडी है, सिंगल स्टेटस डाल के घूम रहा है, अपनी फोटो लगा रहा है। नाम राजन है, नाम राजन है, गोलू कपूर के नाम से आईडी है उसकी। उसकी मदर, उसकी मेरी नंदे सबको ये कहती हैं हम किसी पायल कपूर को नहीं जानते, हम तो राजन के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं, उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, मुझे कहीं से कुछ भी नहीं मिला अब, लेकिन दूसरी शादी के सपने मेरे पति को दिखा दिए गए हैं। तो जो अंबाला में आपके ससुराल हैं, अंबाला के अंदर हाँ जी, अंबाला की किस कॉलोनी में रहते हैं? अंबाला सिटी में पटेल रोड पे जगाधरी गेट पे उनका काजीवाड़ा गुरुद्वारे के साथ में उनका घर है। आप मेरी एसपी डीएसपी साहब से, सब पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार मैं लगाती हूँ कि उन्हें अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगी। उसके बाद आप लोग ये मत कहिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो आप नारे लगाते हैं वो सब यहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा पायल कपूर नाम है। मैं तो आप देख लीजिए कि 2 छोटे मासूम बच्चे जिनकी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, साथ में 5 साल से प्रताड़ित हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एक पति जो है अपनी पत्नी के साथ ऐसे कर सकता है, जबकि जब पति है वो एक कसम खाता है कि नहीं वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन ऐसे में 5 साल तक प्रताड़ित करना और साथ ही साथ जो है ससुराल की तरफ से भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी कि चाहे सास हो या ससुर हो या ननद हो या कोई भी हो, सभी जो है उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। फिलहाल उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एफआईआर करवाई थी, फिलहाल कार्रवाई कोई नहीं हुई है, लेकिन एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि इस मामले के अंदर फिलहाल क्या हो रहा है। तो हमारे साथ एएसआई राजकुमार जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? महिला का हमने जो मामला है वो सुना है, बता रही हैं काफ़ी प्रताड़ित इनका ससुराल इनको काफ़ी समय से कर रहा है, कंप्लेंट भी इन्होंने करी लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये पायल कपूर हमारे पास इसकी दरख्वास्त आई थी। दरख्वास्त आने के बाद हमने इसकी दरख्वास्त को पहले तो मिला थाना में बुला दिया, ताकि मिला का केस मिला के अंदर बनता है, मिला थाना बना हुआ है जी। उसके बाद फिर वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद हमने इसकी पे एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर लॉन्च कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं और दोनों पार्टी तस्दीक के लिए बुलाई थी। दोनों पार्टियाँ साहब डिप्टी साहब के पेश कर दी गई हैं। आज जो ये आई है पायल जी, ये कहती है मेरा जो सिम कार्ड था, मोबाइल का सिम है, वो मेरे को वापस दिलवा दिया, क्योंकि इसके पति ने वो मोबाइल बंद कर दिया। अब ये चाहते भी मेरे वही फ़ोन वो मिले सिम कार्ड। वो सिम कार्ड हैप्पी नाम का लड़का उसके पति का दोस्त है कोई, उसके मैटर पे चाहते हुए वो वापस करवा जाए। अब हमने अफसरों की सुनवाई बात दे दी है, पर्चा दर्ज कर दिया गया है, तफ्तीश जारी है, जैसी कार्रवाई होगी लाई जाएगी। तो जैसे एफआईआर बता रहे हैं कि मई से कर रखी है इस मामले के अंदर जिसमें ये प्रताड़ित हो रही है। फिलहाल उन्होंने सिम कार्ड वाले मामले के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन जो उस पर फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या हुई है, जिस तरीके से अभी प्रताड़ित हुई हैं उस मामले में इनसे हमने जानकारी ली है। सिम कार्ड वाली बात तो इन्होंने बाद में की थी, लेकिन फिलहाल उस मामले में जानकारी लेना चाहिए। जो एफआईआर जो दरख्वास्त इसने दी थी, दरख्वास्त के आधार पर ही धारा ला चुके हैं, और जो धारा में जो खामियाँ और हैं अफसर बैठे हैं, और जो तस्दीक करने के बाद जो और रहेंगी वो ला दी जाएंगी। जी जी। और बाकी प्रताड़ना की बात है, जो प्रताड़ित है हमने इसके जो इसने बताया था, इसने खुद ने दरख्वास्त लिख के दी, उस पर ही पर्चा दर्ज कर चुके हैं जी। वो हो चुका है जी। और जो सिम कार्ड वाले मामले में फिलहाल सर क्या हो सकता है, क्योंकि बता रहे हैं नाम इनके नहीं है, वो नंबर जो इनका है वो बता रहे हैं कि फिलहाल उसे बंद करवा दिया गया है, उस मामले में क्या हो सकता है? इसके पति से मेरी करीब 2 बजे बात हुई थी। उसने बताया था भी मैं अपना जो सिम है मेरे दोस्त हैप्पी का है, और हैप्पी ने ही अपने उसके पिताजी एक्सपायर हो लिए, उसके पिता के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके सिम में थे, तो इसीलिए मैंने अपना बंद करवा करके मैं अपना नया सिम लेना चाहता हूँ। तो जो उनके दोस्त हैं उन्होंने बंद करवाया है? हैप्पी ने बंद करवाया है। हैप्पी ने बंद करवाया। तो यहाँ पर फिलहाल जो है हमने अभी बात करी है, और लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि साथ के साथ इनका नंबर भी था, एक मोबाइल नंबर, जिसे कि इनके पति ने ही इन्हें दिया था, लेकिन आज वो नंबर भी बंद हो गया है, जिससे अक्सर फ़ोन किया करती थी, इधर उधर बात किया करती थी, कहीं पर भी रिश्तेदारी में या कहीं भी, तो वो नंबर भी इनका बंद हो गया है। और इनका ये भी कहना था कि वो नंबर भी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन फ़िलहाल इनके पति के किसी दोस्त के नाम पर वो नंबर था, जो कि पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि वो बंद करवा दिया गया है, जिस मामले को लेकर ये आज पहुँची है, क्योंकि ये
काफ़ी समय से इन्होंने कंप्लेंट करवाई हुई है और उस मामले के अंदर भी जिस मामले में जैसे कि इन्हें प्रताड़ित इनके ससुराल की तरफ से किया जा रहा है, उस मामले की जांच तो फिलहाल जैसे बता रहे हैं कि सही तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन आज साथ के साथ इनका नंबर भी बंद हो गया, जिसको लेकर ये यहाँ पहुँची थी, जिस बारे में हमने बात इनसे करी। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को लेकर खड़ी हैं। अभी नंबर के बारे में तो हमने बात करी है, अभी आपको क्या आश्वासन मिला कि आपका नंबर भी आज बंद हो गया था जो पति ने आपको दिया था? 5 साल पहले उस लड़के ने मुझे नंबर दिया था, ये कहकर कि तुम्हारी आईडी पर मैं एक नंबर लेकर आया हूँ, तुम ये नंबर यूज़ करो। अब अचानक से जब उसके साथ मेरा ये केस डला है तो उसने खुंदस में आकर वो नंबर मेरा बंद करवा दिया और उसका डुप्लीकेट सिम निकलवाने की रिक्वेस्ट दे देता है। 3 दिन पहले मैं वोडाफोन सेंटर में जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि मेरा नंबर बंद हो चुका है और आप चेक कीजिए कि मेरा कोई डुप्लीकेट सिम कैसे निकलवा सकता है, ये नंबर मेरे नाम पर है। तो वोडाफोन सेंटर वाले मुझे ये बताते हैं कि यह नंबर किसी हैप्पी के नाम पर है और उसने हैंडसेट लॉस्ट की डालकर रिक्वेस्ट ये नंबर बंद करवा दिया है। हैप्पी जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत खास दोस्त हैं, उनके साथ उनकी दुकान पर बैठते हैं, वो लड़का उसके साथ जाकर आज मेरे घर वाले के साथ जाकर वो नंबर बंद करवा आया है और वो डुप्लीकेट सिम निकलवा रहा है। 3 दिन से मैं यहाँ धक्के खा रही हूँ पुलिस चौकी में कि आप उसको ये बोलिए वो नंबर मैं अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लूँगी, वो नंबर मत बंद करवाए। क्योंकि 5 साल से आप समझ सकते हैं कि किस किस से बात होती है, किस किस को फ़ोन किया जाता है। 100 तरह की इंसान की प्राइवेसी होती है, जो कि उस आदमी ने जानबूझकर ये काम किया है मेंटली टॉर्चर करने के लिए मुझे। राजकुमार जी उसे 4 बार फ़ोन करते हैं और आज सुबह वो लड़का राजकुमार जी को ये कहता है कि ये उस लड़के का हैप्पी का लीगली राइट है, वो नंबर निकलवाएगा, डुप्लीकेट सिम निकलवाएगा और सारा बैकअप लेगा। 4 महीने का क्या हो रहा है, ये लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वो सब निकलवा कर इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाएगा। राजकुमार जी से आप पूछ सकते हैं, यही बातचीत में उनसे बार बार वो लड़का बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल आपसे अपील करना चाहेंगे, इस खबर को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग अपने बेटियों की शादी कर देते हैं अचानक से जल्दबाजी में, हालांकि इनकी शादी जिस तरीके से बता रहे हैं अरेंज मैरिज ही हुई थी, कोई ऐसी लव मैरिज भी नहीं थी जिसके बाद इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इसके बारे में कहना मुश्किल है कि अरेंज मैरिज में ऐसा होगा या लव मैरिज के अंदर, क्योंकि फ़िलहाल इन्हें प्रताड़ित किया गया है और यहाँ पर आज उनका नंबर भी जो है वो बंद कर दिया गया है जिस तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो यही कहना चाहेंगे एसपी साहब से भी कि जो जितना भी जल्दी हो सके इनके मामले के अंदर कार्रवाई जो है सही से बनती है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर ही इस समय सदर चौकी में खड़ी हैं और ऐसे ही कई महीनों से परेशान हैं कि कब इन्हें न्याय मिलेगा और कब ये सही से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।